नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात मध्य प्रदेश के बजट की। साल 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया जा चुका है विधानसभा में। 2021-22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया है। इस बजट में किसी भी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, कोई नया टैक्स नहीं है और न ही किसी तरह की दर बढ़ाई गई है। 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस बजट में इसको प्रस्तावित किया गया है। गैस पीड़ितों के लिए एक अच्छी खबर ये कि उन्हें पेंशन मिलेगी। इस सब के अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक पूरा रोड मैप, एक खाका तैयार करने की ये कोशिश है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर यह बजट। इस सब के बीच लोक सेवा गारंटी कानून में बदलाव की बात है। 9 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खोले जाएंगे। स्कूलों में 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। स्कूल एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन तक जोर दिया गया है, उसे बेहतर करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए। इस सब के बीच भोपाल और इंदौर में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए 262 करोड़ रुपए और प्रस्तावित किए गए हैं ताकि इस मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार दी जा सके, इसका काम तेजी से पूरा हो सके। तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू होगी। पूरब पश्चिम को नर्मदा एक्सप्रेस वे जोड़ेगा और इस नर्मदा एक्सप्रेस वे को एक कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करने की कोशिश यही। औद्योगिक कॉरिडोर इसके लिए बनाया जाए। आदिवासी जिलों में स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस। जल जीवन मिशन से घर घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा। जल क्रांति इसको नाम दिया गया है। सिंचाई व्यवस्था के लिए तमाम तरह के प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं। कोई नया कर नहीं है और न ही पुरानी दर में कोई बढ़ोतरी की गई है। 4,000 पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021-22 में लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021-22 में लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। तो बजट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का इसे बजट बताया है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खासा जोर दिया गया है। हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं, पहला स्वास्थ्य और शिक्षा। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रायोरिटीज के बारे में बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम राइस योजना जैसे हमारे पास जो सुझाव आए हैं, 9 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ, एक अधोसंरचना। अगर आप देखेंगे तो अधोसंरचना पर चाहे वो पानी हो, बिजली हो, पानी मतलब पीने का पानी छोड़ के कह रहा हूं, मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो 44,152 करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान किया गया है। हमको सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण करनी पड़ेगी। इसलिए सीएम राइज स्कूल जैसे सुझाव हमारे पास आए और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अब 9 नए मेडिकल कॉलेज बना देना, ये अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, हेल्थ सेक्टर में प्राइमरी और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।
तो मध्य प्रदेश का बजट और इसका पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए जाने को लेकर। बहरहाल इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर ADN वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर इकोनॉमिस्ट। आप VC हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर के। आशीष वैश्य जी हैं चेयरमैन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के और मेंबर हैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। इधर वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और किसान नेता के तौर पर डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। सबसे पहले बात प्रोफेसर ADN वाजपेयी साहब आप ही से, मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, जो एक रोड मैप बनाने की कोशिश की गई है, इस बजट को लेकर खासियत आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मकसूद भाई, देखिए आत्मनिर्भर बनने के लिए जो सबसे पहली जरूरत होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। एक बार और भी आपने मुझे बुलाया तो मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर साइनिंग कोई नन फॉर डेवलपमेंट। अगर आधारभूत सुविधाएं हमारे पास में है, जिसमें कि सड़क सबसे पहली चीज होती है, बिजली होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, एजुकेशन, हेल्थ और इरिगेशन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उससे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस से इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगती है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं देख रहा था कि नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाने की बात की जाए जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला जी। मैं तो जबलपुर का हूं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाएगी। इससे टाइम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में कम होगा। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, इसके चारों ओर इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। यूरोपियन मॉडल हमारे पास होता है कि सड़क बनेगी, सड़क के चारों के दोनों तरफ जो है मॉल बन सकते हैं, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक बड़ी चीज मुझको लग रही है इस बजट में, जिसके कि स्वागत करना चाहिए। अभी सभी लोग मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, यद्यपि मैं तो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम्स पे सोचता हूँ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल पे जो हेल्थ सर्विसेज है तो मेडिकल कॉलेज जो होना चाहिए। जो 9 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, इसमें सबसे अच्छी बात है जिसको भी शिवराज चौहान भी हाईलाइट नहीं कर पाता, मुझे लगता है करना चाहिए जिस चीज को, कि ऐसे क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जहां पर की स्वास्थ्य की सुविधाएं अपेक्षाकृत कम है। उदाहरण के तौर पर ये खोले जा रहे हैं कि जोधपुर में, राजगढ़ में, मंडला में, सिरौली में, नीमच में, मंदसौर में, दमोह में, चित्रपुर में, छतरपुर में और सिवनी में। ये जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं। वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने से एक तो मेडिकल की सुविधाएं बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ उनकी जो इकोनॉमी है वो भी काफी जनरेट होगी। वहाँ डॉक्टर खुलेंगे, दवाइयों को खुलेंगी, वहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुलेगी, काफी इससे इकोनॉमी उसकी जनरेट हो पाएगी। इसी प्रकार से स्कूल से टीचर्स की बड़ी मात्रा नियुक्ति की बात की गई है, ये बहुत अच्छी है। और छोटे जिलों की छोटे स्कूल सुविधाएं, जैसे कि 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 5 आदिवासी बहुल क्षेत्र में 8 ने उमरिया का पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले में के धर्मपुरी क्षेत्र में जो बसेस पहुंचाई जाएंगी, बस के माध्यम से बच्चों को ले जाया जाएगा, वो भी एक तो अच्छी बात मुझे लग रही है। मुझे लगता है कि जो विकट परिस्थितियां चल रही थी उसमें एक बड़ा बजट बनाने की बातचीत की गई है और सिंचाई सुविधाओं के लिए भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि सिंचाई को लेकर जिक्र हो रहा है तो जरा बात कर लें डॉक्टर चंद्राकर से। चंद्राकर साहब, मध्य प्रदेश सरकार का ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए जाने को लेकर जो एक खाका तैयार किया गया, एक रोड मैप दिया गया इस बजट के ज़रिए, किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है, सिंचाई का भी ख्याल रखा गया है और आगे कैसे एक बड़ा बाज़ार उन्हें उपलब्ध हो आगे चलकर किसानों को, इसका भी इसमें ख्याल रखा गया है। ओवरऑल आप इस बजट को कैसा देखते हैं किसानों के लिए? मकसूद जी, सिंचाई में जो सरकार ने ध्यान दिया है ये तो खैर सराहनीय है, क्योंकि जब पानी होगा तो तभी उत्पादन होता है जी। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु किसानों के उत्पादन की जो बिक्री की व्यवस्था है, वैसे मध्य प्रदेश का मंडी
तो बहुत मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, परंतु इसमें और थोड़े से जो जैसे छत्तीसगढ़ की शासन है और अपने 2500 रुपये अलग से दे रहे हैं कुछ मिला के ये सपोर्ट प्राइस में, वैसे कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए और वैसे कर भी रहे हैं। ये किसानों की जो बीमा का भुगतान के लिए भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जागरूक है। एक चीज की कमी लगता है मुझे कि जैविक उत्पादन के जो किसान लोग उत्पादन कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था सही ढंग से करना चाहिए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि जैविक उत्पादन जो किसान कर रहे हैं उनकी सही ढंग से मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। पटेरिया जी, जल क्रांति का जिक्र भी किया है। एजुकेशन, चाहे वो स्कूली हो या फिर मेडिकल एजुकेशन हो, उसको लेकर बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास बेहतर होगा तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे। तो एक रिएक्शन आप ज़रा प्लीज़ इस पर दे दें, फिर आशीष जी हमारे साथ चूंकि अब जुड़ गए हैं तो फिर उनसे बात करेंगे। पटेरिया जी, पहले आप। देखिए मकसूद साहब, मुझे लगता है ओवरऑल मध्य प्रदेश का बजट ठीक ठाक स्थिति में है। कोरोना के संक्रमण के दौर से निकलने का जिस तरह कहते हैं बूस्ट देने की कोशिश की गई है। भले ही बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में कम हुआ हो, लेकिन 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट है वो पिछली बार से कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात कम होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किन कंपोनेंट पर पैसा डाला गया है। अगर नई सड़कों की बात किया है तो 2441 किलोमीटर नई सड़कें बनने वाली हैं, 64 या 65 नए पुल बनने वाले हैं जी। और इस तरह 105 यानी 105 ROB बनने वाले हैं जी। तो अगर इतना पैसा डाला जाएगा, सड़कें बनेगी। देखिए जिस तरह से चंबल एक्सप्रेस वे, जैसे अटल एक्सप्रेस वे के नाम पे जानते हैं, ठीक उस तरह पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली अगर सड़क जो निकलेगी वो अगर होशंगाबाद की पट्टी से निकल के, नर्मदांचल से निकल कर इंदौर तक जाएगी तो मुझे लगता है बहुत इसका फर्क होगा। एक डायनामिक थ्योरी है इकोनॉमी की कि अगर आप गति देंगे तो उसके साथ में दूसरी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसको होटल इफेक्ट भी कई बार कहता हूँ। जैसे कहीं एक होटल खुल जाए तो उसके पास चाय की दुकानें, ठेले, खोमचे, ऑटो वाले, रिक्शे वाले या दूसरे लोग बैठने लगते हैं, शू पॉलिश करने वाले लोग बैठने लगते हैं। उसी तरह जब सड़क बनती है तो होटल इफेक्ट के तहत सड़क के साथ साथ में उसकी सड़क के आसपास धंधे, रोजगार बढ़ते हैं। गाँवों से जो खाद्यान्न हैं, छोटा आप अंडा ही मान लीजिए, अगर गांव में अंडा 1 रुपए का बिक रहा है, लेकिन अगर सड़क पर जाएगा, मुझे रेट नहीं मालूम, तो 2 रुपए का बिकी जाएगा। गेहूं है या आलू है, आलू जैसे मैं कई बार सागर आसपास देखता हूं तो जब आलू की पैदावार होती है 2 से 3-4 रुपए किलो होती है, क्योंकि अंदर गाँव में होता है, ट्रैक्टर से लाइए, सागर लाइए, फिर आगे पहुँचाइए। लेकिन जैसे अगर सड़क के साथ होगा, परिवहन के साधन मिलेंगे तो उसे ज़्यादा रेट मिलेगा, कम से 2-5 रुपये तो नहीं मिलेगा, उसे 10-20 रुपये किलो मिलने लगेगा। अभी जैसे जो हालात हैं, अभी 15-16 रुपये किलो आलू है। तो मुझे लगता है खाद्यान्न हो, चाहे वो हार्टिकल्चर हो, चाहे सेरिकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो या फिशरीज हो, इन सब को गति मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है 70-80% के आसपास लोग गाँव में रहते हैं। गाँव को कनेक्टिविटी मिलेगी, वो अपना छोटा सा 10 अंडे लेके, 5 किलो टमाटर लेके गांव सड़क पर आएंगे, सड़क से शहर की तरफ जाएंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनकी गति आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कुल मिला के दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है, आपने पूछा नहीं लेकिन तब भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि रोजगार देने की कोशिश की गई है। 24,400 के आसपास शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली है। बड़ी बात है 52 जिलों में। अगर इसे आप करेंगे तो लगभग 1,000 के आसपास हर जिले में, और लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही, बाकी तो हो ही रही है। तो पिछले दिनों जो हो एक बड़ा माहौल बना था, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, और बनना भी चाहिए था क्योंकि 30 लाख लोग रोजगार कार्यों में पंजीकृत हैं। तो सरकार ने उसे एक डिफ्यूज करने की कोशिश की, और रोजगार मिलेगा तो भी इकोनॉमी को गति आएगी। तो मुझे लगता है बेहतर है। और अगर इंडस्ट्रीज आती हैं आने वाले वक्त में, बड़े उद्योग वहां पर पहुंचते हैं, तो फिर उसके तो कहने ही क्या है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक रोड मैप पेश करने की कोशिश की गई है, सड़कों की जब जाल बिछेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। आशीष जी बेहतर बता पाएंगे इस पर। आशीष जी, बजट को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और जो उद्योग जगत इंतजार कर रहा था जिस बात का, उसके लिए कहाँ खड़ा हुआ है? मकसूद जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बजट एक बहुत मुश्किल बजट था किसी भी वित्त मंत्री के लिए, क्योंकि 5 महीने तक पूरा प्रदेश बंद था, न रेवेन्यू था, न व्यापार था, न कुछ था। इस हालात से उबारना और बजट पेश करना
देश के किसी भी वित्त मंत्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस चैलेंज को उठाया और बहुत अच्छी तरह पेश किया। अब बजट के बारे में मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है। ये पुराना जमाना हुआ करता था जब बजट केवल आंकड़ों का खेल हुआ करता था, क्योंकि जीएसटी आने के बाद प्रदेश सरकार पे बहुत कम चॉइसेस रह गई हैं, लिमिटेड चॉइसेस हैं। रेवेन्यू वो बढ़ा नहीं सकते हैं। उनको जो एक ऑप्शन है कि जो रेवेन्यू आ रहा है उसको किस तरह यूटिलाइज करें। तो जिस तरह इन्हें यूटिलाइज किया, इसको हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमिकली, कि 1 रुपया 5 हाथों में जाता है तो 5 रुपया बन जाता है, बिल्कुल वो 1 रुपया नहीं रहता है। तो जब हम रोड का निर्माण करते हैं तो वो निर्माण का 1 रुपया 5 रुपये होता है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि रोड का निर्माण मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो रोजगार जो पैदा होगा वो मध्य प्रदेश के अंदर पैदा होगा। जो जमीन का एक्विजिशन होगा वो मध्य प्रदेश के अंदर होगा। जमीन का जो मुआवजा मिलेगा वो मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। बिल्कुल, जिनको मिलेगा वो उसको आगे खर्च करेंगे जी। तो इस प्रकार ये इकोनॉमी मल्टीपल डेवलप होती है, कास्केडिंग इफेक्ट होता है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उद्योग को चाहिए, वो सरकार से पैसा नहीं चाहिए साहब। पैसा बैंक देंगे हमें, सरकार कोई पैसा नहीं दे सकती। हमें चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेशक हमें चाहिए सुगमता व्यापार करने की। आज अगर गुजरात इतना आगे है तो उसका केवल एकमात्र कारण है कि उन्होंने पॉलिसीज को सिंप्लीफाई किया, पॉलिसीज को इजी किया। लिहाजा सारे उद्योग कलकत्ता छोड़ के, बंगाल छोड़ के गुजरात पहुंचे, क्योंकि वहां पे व्यापार जगत को एक माहौल मिला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिला। तो जिस तरह इन्हें लोक सेवा गारंटी में डीम्ड परमिशन का प्रावधान रखा है, ये उद्योग जगत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और वो इंतजार खत्म हुआ। अधिकारी का काम इस ऐलान के साथ फैसिलिटेटर है। आशीष जी प्लीज इस पर हम आगे बात करेंगे, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वक्त में मिलेगा। और सीधी सी बात है, पैसा अगर हाथ में आएगा तो मार्केट में खर्च करेगा आदमी जाकर, डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसके लिए आपको सप्लाई भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये चेन जो है वो एक बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम बात करें मध्य प्रदेश के बजट की। कोरोना से जिस तरह से अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, उसके बाद कैसे अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, उसका एक रोड मैप यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम होंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली पर बेहतर काम होगा, तो आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट आएगा और उसका भी खासा असर इस पर पड़ेगा। तमाम खास लोग हमारे साथ बने हुए हैं। चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले आशीष जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। आशीष जी प्लीज़ आप कंप्लीट करें, उस वक्त ब्रेक पर जाना जरूरी था। आप उद्योगों से रिलेटेड मसले पर आप बात कर रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, प्लीज कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उद्यमी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो उद्यमी जो प्रदेश के अंदर रहता है और प्रदेश के अंदर उद्योग लगाता है, वो हमेशा एक लिमिटेड संख्या में होते हैं। और एक उद्यमी वो होता है जो किसी और स्टेट में रहता है जी, और वो किसी और स्टेट में पैसा लगाता है। बिल्कुल, वो उद्यमी किसी भी प्रदेश को विकास देता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक जो उद्योग अधिकांशतः आ रहे थे, वो लोग थे जिनकी मजबूरी थी कि मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और उनको मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना है। और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट था, जो विदेशी निवेश था, वो ज्यादातर हमारे यहाँ या तो चेन्नई जा रहा था या गुजरात जा रहा था, मध्य प्रदेश नहीं आ रहा था। क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, दूसरे हमारे यहाँ विद्युत की दरें सबसे ऊंची हैं भारत में, महाराष्ट्र के बाद। पर इस बजट में जैसा हम देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ओंकारेश्वर में प्रस्तावित किया गया है जी। जब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोलर पावर की रेट आज की तारीख में 2 रुपए यूनिट आती है और 10 रुपए यूनिट हमारे यहाँ उद्योगपति को बिजली मिल रही थी। इस कारण बाहर का निवेश हमारे यहाँ नहीं आ रहा था जी। ये पावर प्लांट और जिस तरह नए और पावर प्लांट अनाउंस किए हैं, 6 या 7 पावर प्लांट सोलर पे, तो भविष्य में विद्युत की दरें हमारे यहाँ भी 3 से 4 रुपए यूनिट करने का रोड मैप है, जो एक उद्योगपति के तौर पे स्पष्ट तौर पे मुझे इस बजट में नजर आ रहा है जी। और जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे और ये विद्युत दरें देंगे तो उद्योग आपके यहाँ दौड़ के आएंगे, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे पास मध्य प्रदेश में है। बेशक हमारे जितनी ज्यादा औद्योगिक जमीन देश में किसी के पास नहीं है, पर हमारी ये 2 कमियां, एक बिजली की दरों का अधिक होना और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नहीं होना। हम जब फोरम पे जाते हैं, सीआईआई के फोरम पे हमारी टॉप इंडस्ट्रीज से बात होती है तो उनका एक ही बात कहना रहता है कि इतनी महंगी बिजली है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वाइबिलिटी नहीं आती है, इसलिए हम एमपी नहीं आ सकते। दूसरा, भाई हमारे पे दफ्तर के चक्कर लगाने का टाइम नहीं है। तो जो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि इस बजट में इन दोनों बातों को दूर करने की कोशिश की गई है।
विद्युत की दरों को फ्यूचर में रेशनलाइज करने का रोड मैप हमें इसमें नजर आता है। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में परमिशन, डीम्ड परमिशन जब हो जाएगी जी। तो कोई भी अधिकारी ये गुस्ताखी नहीं करेगा कि मैं रोकूं, फोन लगाऊं कि साहब आ जाइए, आपकी फाइल आई है मेरे पास, मतलब दफ्तर में फाइलें आके अटकेंगी मिलिए। नहीं, मामले ये लटकेंगे दफ्तर में नहीं। आके मिलने का कल्चर मध्य प्रदेश में खत्म होने की तरफ ये एक बहुत सार्थक कदम है। अटकेंगे सर, लटकेंगे और अटकेंगे, दोनों बात कहना चाहूंगा मैं। लटकते भी थे और अटकते भी थे। तो वो शायद मुझे ऐसा उद्योगपति के तो जो तौर पर डिमांड एक स्पष्ट तौर लंबे पर नजर आ वक्त रहा से थी या है जिसकी जरूरत या थी मध्य प्रदेश वो में इससे इज्जत पूरी के साथ होती नजर आ व्यापार रही कर पाएंगे। है। प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी आपका कॉल प्लीज। बिल्कुल, उद्योगों को जो जरूरत थी, नितांत आवश्यकता थी इसकी। अब मुझे लगता है कि न लटकेंगे, न अटकेंगे, न भटकेंगे, अब आएंगे और उद्योग लगाएंगे, जिससे कि उनका विकास होगा और हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। मैं आशीष जी से सारी बात को सहमत हूँ। हमारा मध्य प्रदेश जो एरिया वाइज बहुत बड़ा है और इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। इसी एक और जो खूबी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मध्य प्रदेश की है, दैट इज मच मच बेटर, मच मच सुपीरियर टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। सारे पैरामीटर हिसाब से वो भी एक आकर्षण का बिंदु हो सकता है। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये सारी बातें तो इसके अंदर आ गई हैं। मेरा निवेदन इतना ही है कि जो कुछ बजट में लाया गया है, इसके इंटेंशंस तो बहुत ही साफ, बहुत अच्छे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि जो लोक सेवा गारंटी कानून बना है, इसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन कैसे फास्ट हो सकता है, उसका प्रचार खूब करना चाहिए, जिससे कि इसके लाभ मिलना हमको शुरू हो जाए। बेशक। 24,200 माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा प्रोफेसर वाजपेयी साहब। मुझे एक फाइनल कमेंट लेना है पटेरिया जी का। वो बहुत सीधी भी बात करते हैं अमूमन सरकारों के लिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम को। पटेरिया जी, सरकारों से ही हम क्यों उम्मीद करें कि वो नौकरी दें? भाई अगर इंडस्ट्रीज आएगी, प्राइवेट, तो जॉब तो वैसे भी बढ़ेगा ना, बेरोजगारी दर वैसे भी खत्म होगी। तो क्या ये एक बेहतर नज़र आ रहा है इसमें, जिस तरह का खाका खींचने की कोशिश है? देखिए, हमारे जो पैनलिस्ट आशीष जी, उनकी बात से मैं पूरी तौर पर सहमत हूँ। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो धन भी आएगा, धंधा भी बढ़ेगा, लोगों को कामकाज भी मिलेगा, जिसको मैं होटल इफेक्ट कहा करता हूँ। आशीष जी कुछ और कह सकते हैं कि अगर एक चीज़ चालू होगी तो दूसरी चीज़ में तब्दील होगी। उसको 1 रुपये का 5 रुपये करने वाला जो कंसेप्ट का मुझे बिल्कुल लगता है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ी बात है, हम एक अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर और सरल रास्ते पर हैं। देखिए, अगर नर्मदांचल से इंदौर को जोड़ने वाली अगर हाईवे बनेगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा खेती किसानी के लिए। अगर पानी की सुविधाएं बढ़ेंगी तो बहुत पैसा होगा, नौकरियां आएंगी तो बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है, फिर कहूंगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अवसर दीजिएगा, मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। बेशक, और उम्मीद यही कि इसके बाद वो नजर आएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वाजपेयी साहब। आशीष वैश्य जी, आपका भी शुक्रिया। पटेरिया जी, आपका भी शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, खबरें जारी हैं।